आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको हम कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे बट बहुत कम टाइम में। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल अगर हम बात करें तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, बाहर और अंदर आना लंग्स से, हम इसे ब्रीथिंग कहते हैं। एंड रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब हो गया आपका cellular process that release energy from food in the form of ATP. Introduction: all living cells require O2 for oxidation of food and production of energy. We all know that we need oxygen for oxidation of food that produce energy. ठीक है, यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में हमारे बॉडी में निकलता है? एटीपी के फॉर्म में। CO2 is produced as bicarbonate of cellular respiration and must be removed. CO2 जो होता है वो क्या होता है? हमारे बॉडी का बाई प्रोडक्ट होता है जिसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट CO2 रिच एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ये भी एक डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ऐसा प्रोसेस, जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग मतलब ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ले जाना और CO2 रिच बाहर, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और वही बात हो गया कि मतलब बेसिकली फूड, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके फूड बनाना, जो कि एनर्जी रिलीज करना फूड से, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इन ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर मेनली थ्रू लंग्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है? लंग्स से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड एंड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। कहाँ कहाँ होता है? एल्वियोली और किसे? O2 और CO2 का एल्वियोली और ब्लड से होता है, और बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू ये दो तरह से होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे Human respiratory system. The human respiratory system consists of nostrils, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. ठीक है, ये इसी सीरीज में जाता है। नॉस्ट्रल्स सबसे पहला पार्ट हो गया आपका। नॉस्ट्रल्स क्या हो गया? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, जो कि हेल्प करता है एयर को फिल्टर करने में, उसको और मॉइस्ट करने में भी हेल्प करता है। फिल्टर कैसे? एयर में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो फिल्टर में हेल्प करते हैं, और क्या म्यूकस भी होता है, म्यूकस ग्लैंड, जो कि एयर को मॉइस्ट करने में हेल्प करता है। नाउ नेजल चैम्बर प्रेजेंट बिहाइंड द नॉस्ट्रल्स, लाइन बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस हेल्प्स टू ट्रैप डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। म्यूकस क्या करता है? हेल्प करता है ट्रैप करने में डस्ट को और फॉरेन पार्टिकल्स को। नाउ फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट फेरिंग्स का जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। इट कनेक्ट्स द नेजल चैम्बर विथ लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है? कॉमनली कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। कंटेन वोकल कॉर्ड्स। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। यहाँ पर जो है ना, ये वाला पॉइंट दैट just second, this one, sorry, ये जो है ना, ओपनिंग ऑफ अ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्लॉटिस होता है, एक एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस जो होता है वो प्रिवेंट करता है फूड को अंदर जाने में। कौन से पाइप में? रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, जिससे दो पाइप होती है ना, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक ओसोफेगस हो गया फूड पाइप। तो एपिग्लॉटिस वहाँ पे प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जो कि हेल्प करता है सो दैट जो फूड है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाए। ठीक है ना। ट्रैकिया ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रैकिया को हम लोग क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। सपोर्ट बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग से बना हुआ होता है, वो सपोर्ट किया हुआ रहता है। देखो ये जो है ना, सी शेप क्यों कहा गया है? ये कंप्लीट रिंग नहीं होता है, मतलब इस तरह से पूरा गोल रिंग नहीं होता है, हाफ सी शेप्ड होता है। ठीक है, इस तरह का रिंग होता है प्रेजेंट, ये आप देख सकते हो। दीज रिंग्स प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, जो कि क्या करता है? ट्रैकिया को कोलैप्स करने में, कोलैप्स नहीं करने देता है। ठीक है, अगर हम इसको नीचे, इसकी तरफ नीचे जाते जाएंगे तो आपको दिखेगा ब्रोंक्योल्स और ब्रोंकाई दिखेगा। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ये रहा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है वो
क्या है, ब्रोंकस है। ईच ब्रोंकस एंटर्स रेस्पिरेटरी लंग्स, फिर ये रेस्पिरेटरी लंग्स की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे और भी पाइप्स हैं, है ना। हम इसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, डिवाइडेड रिपीटेडली इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड करते जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। यहाँ पे देखो और डिवीजन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं। और ये रहा ब्रोंक्यूल्स, ये रहा, है ना, इस तरफ है, ठीक है। ये वाला जो है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये ब्रोंकाइल्स है, ब्रोंक्यूल्स। नाउ एल्वियोली व्हिच इज actual exchange of gases takes place here. Okay, bronchioles terminate in thin-walled air sacs called alveoli. Thin-walled air sacs. क्या बोलते हैं हम इसे, थिन वॉल्ड एयर सैक्स। एल्वियोली और प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये प्राइमरी साइट होता है किस चीज़ का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। क्या होता है, प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ज़रूर नोट्स में हाईलाइट करें। दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, ठीक है। एल्वियोली और प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना के भी लिखी हूँ, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे लंग्स की। नो, लंग्स, ह्यूमन हैव टू लंग्स। ह्यूमंस के पास क्या होते हैं, दो लंग्स होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। Lungs are located in thoracic cavity. The thoracic cavity is separated from the abdominal cavity by a diaphragm. Lungs are covered by double-layered membrane called pleura. ठीक है, और बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वर्क होता है, आप कह सकते हो, जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मूवमेंट होता है तो क्या होता है, लंग्स जो होता है वो मूव करता है, फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फैलता है, फिर सिकुड़ता है। तो उससे क्या होगा, एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसको रिड्यूस करने में हेल्प क्या करता है, कौन करता है, प्लूरल फ्लूइड, है ना, ड्यूरिंग ब्रीदिंग मूवमेंट। या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट एल्वियोली प्लस देयर सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज फॉर्म अ मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये प्लूरा है, ये प्लूरल फ्लूइड है, ये दो मतलब ये वाला पार्ट आउटर प्लूरा और एक ये वाला प्लूरा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है बीच में, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, प्लूरल फ्लूइड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली, अब ना स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली कैसे होता है, एल्वियोली और थिन वॉल्ड होता है, हाईली वेस्क्युलराइज्ड होता है, सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड, मतलब सराउंड किया रहता है उसमें। ये जो है ना, ये एनसीईआरटी का है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कट करके पेस्ट की हूँ सो दैट आप इसलिए इसको समझ सके। देखो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली थिन एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे हाईलाइट ही कर लो तो बेटर है। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये और ये देखो, ये रहा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये वाला स्क्वायरमस एपिथेलियम से बना हुआ एल्वियोलर वॉल, जो कि वन सेल थिक होता है। कैसा होता है, वन सेल थिक होता है। ये एल्वियोली है, एयर अंदर बाहर जा रहा है, और ये सारा ये ब्लड कैपिलरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज मेम्ब्रेन इज वेरी थिन, गैसेस कैन ईजिली डिफ्यूज अक्रॉस इट। ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, टेकिंग एयर इनटू द लंग्स एंड गिविंग आउट ऑफ द लंग्स। मतलब दो प्रोसेस होता है मैकेनिज्म ब्रीदिंग का, एक हो गया आपका इंस्पिरेशन, हवा को अंदर ले जाना, और एक हवा को लंग्स से बाहर निकालना। ये रहा डायग्राम, क्या मतलब कैसे होता है एक्चुअल में। ये पूरा जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे एंड वॉल्यूम पर, ठीक है। जैसे मूवमेंट ऑफ एयर अकर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर, एयर प्रेशर की डिफरेंस की वजह से ही मूवमेंट होता है, ठीक है। आप ये पॉइंट को हाईलाइट करो। अब
कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंस्पिरेशन जनरली एन एक्टिव प्रोसेस, कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब सांस अंदर लेना एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब एयर अंदर लेना, ठीक है, सॉरी, एयर को अंदर लेना कैसा प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपायरेशन जो होता है वो एक पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन स्टेप 1 डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्रागम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। स्टेप 2 डायफ्रागम बिकम फ्लैटेंड, डायफ्रागम फ्लैटेंड होता है, ये रहा आपका डायफ्रागम, ये वाला पार्ट है ना। उसके बाद फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 4 रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। स्टेप 5 वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी इंक्रीज, यहाँ पर से वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज करता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पल्मोनरी प्रेशर ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेगा। बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। स्टेप 7 एयर मूव्स इनटू द लंग्स, एयर अंदर आ जाएगा, रिमेंबर। डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट किया, थोरैकिक वॉल्यूम इंक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज किया, एयर अंदर आया, ठीक है। ये हो गया आपका इंस्पिरेशन, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्रागम बिकम फ्लैटेंड, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, वॉल्यूम ऑफ अ थोरैकिक कैविटी इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज क्या कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एंड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या इंक्रीज कर रहा है और क्या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जिससे इंस्पिरेशन हो रहा है, आपका एयर जो होता है वो लंग्स में जा रहा है ना। एक्सपायरेशन में क्या होता है, इस नॉर्मली अ पैसिव प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्रागम रिलैक्स, डायफ्रागम कैसे करता है, रिलैक्स करता है। इट रिटर्न्स टू इट्स डोम शेप्ड पोजीशन, मतलब डायफ्रागम का कैसा होता है, डोम शेप होता है पोजीशन। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। थोरैकिक वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम क्या करता है, वापस से डिक्रीज कर जाता है। और प्रेशर जो होता है वो इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, एयर मूव आउटवर्ड, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, डायफ्रागम रिलैक्स, थोरैकिक वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एयर लीव्स। ये रहा आपका डायग्राम, कैसे क्या हो रहा है, ये डोम शेप्ड वापस हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डोम शेप जो है वो वापस से डोम शेप में बन रहा है, डोम शेप्स का ये रहा, ठीक है। ये वाला जो है वो रिलैक्स कर रहा है, डायफ्रागम रिलैक्स हो गया, वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, जैसे कि समटाइम्स हम सुने होंगे कि प्लेन में बहुत लोगों को ब्लड आ रहा है नोज से या फिर माउथ से, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और अंदर का जो बॉडी का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए अंदर का जो ब्लड है वो बाहर आ रहा है, बाहर का प्रेशर कम है इसलिए। इसी तरह एयर में भी हो रहा है ना, बाहर का प्रेशर कम है, जब बाहर का प्रेशर कम है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है तो एयर बाहर आ रहा है। और आप ये भी जानते होगे कि अच्छा चलो उसको छोड़ो, इसी का उल्टा कर दो कि जब भी इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम हो जाए और बाहर का प्रेशर ज़्यादा, तो बाहर से एयर अंदर की तरफ मूव करता है। इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे बाहर की एयर बॉडी के अंदर जाती है। ये तो हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नाउ प्रेशर चेंज ड्यूरिंग ब्रीदिंग, अब प्रेशर में क्या चेंजेस होती है, ठीक है। एयर मूव्स अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट। इंस्पिरेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है इंटर पल्मोनरी प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है इंटर पल्मोनरी प्रेशर से। कब, जब हवा अंदर जाती है लंग्स की तरफ, ठीक है। अब है एक्सपायरेशन, इन मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मैंने अभी आपको बताया है सेम चीज़ें। ये इंस्पिरेशन का डायग्राम है, ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम होगा। पी एंड वी का रिलेशन होता है ना, कि ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो वी जो होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये हो गया एयर
एंटर्स लंग्स, और ये जो होता है वो डोम शेप वापस रिलैक्स करता है। यहाँ पे डायफ्रेगम कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, ये वापस से डोम शेप ले लेता है अपना, ठीक है, और ये एक्सपायरेशन हो गया। अब नीट कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट ये है कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। नो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, जिसमें नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और हर बार या फिर अल्टरनेट ईयर एक ना एक क्वेश्चन तो इससे होता ही है, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। द अमाउंट ऑफ एयर इन्वॉल्व इन डिफरेंट फेजेस ऑफ ब्रीदिंग इज एक्सप्रेस्ड एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर इन्वॉल्व इन डिफरेंट फेजेस ऑफ ब्रीदिंग, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कुछ सांस होता है जो हम लोग प्रेशर में लेते हैं, मतलब ज़बरदस्ती, कुछ है जो हम नॉर्मली ऐसे बैठ रहे हैं, मतलब जो नॉर्मली सांस चल रही है वो है, कुछ है जो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, और ये जो डिफरेंट फेजेस में हम लोग जो ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन करते हैं, इसे ही हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम जो वॉल्यूम एयर का अंदर और बाहर जाता है, हम उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसका बेसिकली कितना होता है, 500 ml होता है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा ना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड और बाय फोर्सफुली इंस्पिरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मली सांस लेने के बाद भी अगर हम फोर्सफुली वापस से एयर को अपने बॉडी में लंग्स में लाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका 250 to 300 ml होता है, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ERV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे एडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली एक्सपिरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 1000 से 1100 ml। अब now residual volume, volume of air remaining in lungs even after forceful एक्सपायरेशन। ज़बरदस्ती सांस छोड़ने के बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स में रहती है, जो कि 1100 से 1200 ml होता है, हम इसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे लंग्स, अगर हम ये चीज़ सोचें कि हमारा सारा लंग्स का एयर बाहर आ जाए तो लंग्स कोलैप्स नहीं कर जाएगा, इसलिए कुछ एयर ऑलवेज प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम कंप्लीट कोलैप्सिंग एंड अलाउ कंटिन्यूड गैस एक्सचेंज। अगर लंग्स कंप्लीट कोलैप्स कर जाएगा तो फिर हो गया है ना, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए कुछ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब है, जस्ट वेट, ये चीज़ दोबारा हो गया है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ये रहा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जो आप मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हो नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मली एयर बाहर निकालने के बाद, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसी तरह एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो ये नॉर्मल वर्ड है ना, दोनों में नॉर्मल, फोर्सफुली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हमारे लंग्स में रह जाता है नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद भी। देखो, IC हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, है ना, जो फोर्सफुली हम एयर ले रहे हैं, और EC हो गया टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। उसी तरह फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मल सांस छोड़ दी तो क्या हो गया, टीवी तो खत्म हो गया, तो ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम बच गया। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। यहाँ पे वो भी होगा। ये जो है ना, ये
बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है वो इसी से आता है, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट लंग्स कैन अकोमोडेट, विच इज़ IRV प्लस TV ERV प्लस RV। ये क्विक है, इसे आप अपने एक पेज में लिख कर अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लें और इसे रोज़ रिवाइज करो, सो दैट आपको याद हो जाए बहुत अच्छे से। खास कर कर ये जो है ना, जस्ट वेट, ये और ये तीन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। देयर आर टू मेजर साइट, एक एल्वियोली और एक टिश्यू, मतलब एल्वियोली टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। एल्वियोली पे क्या, एल्वियोली में क्या होता है, मूव जो होता है वो कैसे होता है, एल्वियोली से ब्लड, ब्लड मतलब बेसिकली यहाँ पे एल्वियोली में क्या होता है, CO2 रिच जो होता है वो बाहर जाता है लंग से, ऑक्सीजन रिच जो होता है वो ब्लड में जाता है, और वही ब्लड फिर हमारे बॉडी में रीच करता है, जिससे टिश्यू को जो ऑक्सीजन ज़रूरत होता है उसको पूरा करता है ऑक्सीजन। और ब्लड और टिश्यू के बीच में जो होता है मूवमेंट, वो कैसा मूवमेंट होता है, डेट CO2 रिच एयर जो, CO2 रिच ब्लड जो होता है वो टिश्यू से बाहर जाता है और वो लंग्स की तरफ जाता है, टिश्यू से लंग्स की तरफ चला जाएगा, और लंग्स से जो O2 रिच एयर है वो टिश्यू की तरफ आ जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। Factors affecting diffusion: partial pressure gradient, solubility of gases, thickness of respiratory membrane। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, that partial pressure of a gradient, solubility of gases and thickness of respiratory membrane। Now important ये है कि CO2 is considerably more soluble than O2, ये ज़्यादा soluble होता है as compared to O2, ठीक है। So it diffuses through the respiratory membrane more easily। Transport of oxygen, अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड इन टू फॉर्म, एक तो डिजोल्व प्लाज्मा और दूसरा बाउंड विथ हेमोग्लोबिन, जिससे बाउंड विथ हेमोग्लोबिन 97% होता है और डिजोल्व इन प्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ 3%, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि एक हेमोग्लोबिन में 4O2 रहता है, ठीक है, यहाँ पे ये बना हुआ है। और ये किस फॉर्म में हो रहा है, हेमोग्लोबिन से ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है, ये रहा, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ये है ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब कब डिसोसिएट करता है और कब एसोसिएट करता है, हमें पता है ऑक्सीजन जो होगा वो लंग्स और टिश्यू के बीच में डिसोसिएट और एसोसिएट करेगा, लेकिन कब और कैसे। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, जहाँ पे एक तरफ तो है आपका सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। इसका कुछ फीचर्स होता है, जैसे कि लंग्स में सबसे पहले तो आपका ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, ठीक है। H+ जो होता है ये कम होना चाहिए, टेम्परेचर ये कम होना चाहिए, ठीक है। एंड PCO2 ये भी कम होना चाहिए, ये ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन। और PO2 हाई होना चाहिए। हेमोग्लोबिन वाइड O2 ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन कहाँ, लंग्स में। कहाँ हो रहा है ये चीज़ें हो रही है आपकी लंग्स में। टिश्यू में PO2 लो होना चाहिए, मतलब PO2 लो होता है बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है और H+ कंसनट्रेशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे डिसोशिएट कर जाता है हेमोग्लोबिन। ये रहा लो PO2। एंड इन टिश्यू का ये बात हो रहा है, और यहाँ पे सिग्मोइड कर्व है आपका, ये जो यहाँ पे हाई PO2 है, यहाँ पे लंग्स का बात हो रहा है, ठीक है। अब फैक्टर्स फेवरिंग ऑफ O2 रिलीज, मतलब
अब ऑक्सीजन डिसोशिएट कर रहा है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर है, PCO2 ज़्यादा होना चाहिए, H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, और PO2 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, सॉरी PO2 कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। दिस कंडीशन फेवर्ड द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहेमोग्लोबिन। अब नीट कॉन्सेप्ट ये है दैट एक्टिव टिश्यू मोर CO2 मोर H+, हायर टेम्परेचर मोर O2 अपलोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, मोर CO2 मोर H+, अनलोडिंग हो रहा है, लोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे वापस से हट रहा है। अब है ये रहा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, डिजोल्व प्लाज्मा से 7%, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन से 20 to 25%, ठीक है, इससे 7%, 20 to 25%, और बाइकार्बोनेट 70%। सबसे ज़्यादा किससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाइकार्बोनेट से, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन से बॉन्डिंग हो जाता है हेमोग्लोबिन के साथ इसका, तब, ठीक है, और ये बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, सबसे ज़्यादा 70%। CO2 इज मोर सॉल्युबल देन O2, वही चीज़ है, सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इजिली इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और ये NCERT का है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ, ये सेम चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया। ये NCERT की डायग्राम है, आप देख सकते हो। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शोइंग, ये इंस्पिरेशन, ये एक्सपिरेशन, ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे ये वापस से डोम शेप में कन्वर्ट हो रहा है, आपका दिख रहा है डायफ्रागम, है ना, डोम शेप में कन्वर्ट हो रहा है। ये इस NCERT का है।